स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग जो इंटर के लिए इतिहास पढ़ रहे थे क्लास के अंदर, वो चैप्टर नंबर 8 था। क्योंकि अब आपकी क्लास ऑनलाइन चलेंगी, तो जहाँ से हमने क्लास में पढ़ाना बंद किया था उसके बाद हम वहीं से पढ़ाना चालू कर रहे हैं। आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था किसान, जमींदार और राज्य। यहाँ तक हम पढ़ रहे थे और मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया था आईने अकबरी के बारे में, जो किताब अबू फजल ने लिखी थी, और उस समय की प्रशासनिक इकाई क्या थी, आईने अकबरी में कमी क्या क्या थी, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका था यहाँ तक। अब हमें यहाँ पढ़ना था कि उस समय का जो समाज था वो कैसा था। तो अगर आप ये हेडिंग हमें चालू करनी थी कि मुगल कालीन समाज, ग्रामीण समाज, मुगलों के समय जो गांव था वो कैसा था, गांव का जो समाज था वो कैसा था, यहाँ तक हमें पढ़ना था। तो अगर आपको ये जानना है कि मुगलों के समय समाज कैसे काम करता था, वहाँ गरीबी थी, अमीरी थी, कैसे लोग अपनी ज़िंदगी को जिया करते थे, तो उसको जानने के कई तरीके हैं। उसमें से 2 तरीके प्रमुख हैं। पहले तरीके में बताया जाता है कि जो, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, अब सही है। पहले तरीका है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान का जो एरिया है, वहाँ पर जो दस्तावेज मिले हैं, यानी वहाँ पे जो उस समय मुगल काल के जो कागजात मिले हैं, उनसे ये जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ये है कि जब अंग्रेज़ों की कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, तो उसने पूरी तरह से हर चीज़ को रिकॉर्ड में लिख के रखा था, जिससे भी हमें ये भी पता लगता है कि मुगल काल में कृषि और वहाँ के ग्रामीण लोगों की ज़िंदगी कैसे थी। और तीसरा स्रोत हो सकता है कि उस समय किसानों और जमींदारों के बीच कैसे संबंध थे, जमींदार किसानों का शोषण करते थे या कैसे रहा करते थे। इन बातों से हमें मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम आते हैं मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना है। तो हम जानेंगे कि कैसा समुदाय था उस समय। तो हेडिंग है आपकी कि मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय कैसा था। तो याद रखें कि मुगल कालीन ग्रामीण समाज आर्थिक और जाति व्यवस्था के आधार पर विभाजित था। यानी कि मुगलों के समय 2 तरह से लोग रहते थे, एक तो जातियों के आधार पर और दूसरा धन और दौलत के आधार पर। अगर जाति के आधार पर देखा जाए उस समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था, तो कहा जाता है कि मुगल काल में जाति के आधार पर खेतिहर किसान कई वर्गों में बटे हुए थे। खेतिहर मतलब जो खेती का काम करते हैं। इसमें से कुछ किसान उच्च वर्ग के थे और किसमें से कुछ ऐसे वर्ग थे जिनकी संख्या अधिक थी और वे घृणा योग्य समझे जाते थे। यानी जो किसानों की संख्या ज़्यादा थी, उनको उस समय नफरत की निगाह से मुगलों के समय में किसानों को देखा जाता था। आगे अगर आप देखें तो उस समय कृषि भूमि की अधिकता के पश्चात भी उससे उसी प्रकार के कार्य कराए जाते थे। गांवों में निम्न कोटि के किसानों की संख्या अधिक थी और ये जाति व्यवस्था के नियमों से बंधे रहते थे। जो गांव वाले एरिया थे वहाँ पर किसान ज़्यादा रहते थे और वो सभी अलग अलग जाति के हुआ करते थे, यानी वो अपनी जाति से अलग नहीं जाते थे। जैसे मुसलमानों भी कई जातियाँ होती थी, जैसे कि हलाल खोरान जो कि मुसलमानों की जाति थी। एक मल्लाह ज़्यादा होता था, जो मल्लाह का काम करता था, वो भी मुसलमान हुआ करता था। परंतु इन जातियों को समझने का मतलब ये है कि इन जातियों की स्थिति गुलामों के स्वरूप थी, यानी इन जातियों को गुलाम माना जाता था उस समय। और ऐसी जातियों को गांवों के बाहर रहने को मजबूर किया जाता था। यानी कि जो हलाल खुरान मुसलमान होता था या मल्लाह ज़्यादा होता था, ऐसे मुसलमानों को गांव के बाहर रहना पड़ता था, लोग उनको गांव में भी घुसने नहीं देते थे। तो इस तरह की उस समय जाति व्यवस्था थी। अगर हम बात करें आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक का मतलब जब आप बात करें तो आर्थिक का मतलब होता है कि कौन गरीब था, उनके पैसे, दौलत, धन दौलत में क्या हालत थी, इसकी बात करें। अगर आर्थिक आधार पर ग्रामीण समुदाय की बात की जाए तो वहाँ पर 2 तरह के लोग थे। आर्थिक का मतलब पैसा का मामला, यानी खेतिहर और जमींदार। आर्थिक आधार पर 2 तरह के किसान थे, पहला खेतिहर था, दूसरा जमींदार हुआ करते थे। तो हम पहले जानेंगे खेतिहर किसान कौन होते थे। देखें, ग्रामीण समुदाय यानी गांव के समुदाय में सबसे आधारभूत इकाई किसान होते थे। यानी गांव में जो सबसे छोटे लोग होते थे उनको किसान कहा जाता था। ये गाँवों में रहते थे। किसान संपूर्ण कृषि कार्य, जुताई, बुआई, फसल कटाई, ये सभी काम किसानों के हुआ करते थे। मुगल काल में किसानों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। मुगलों के समय किसानों को रैयत कहा जाता था, रियाया कहा जाता था।
मुजरियान कहा जाता था या असामी भी कहा जाता था, यानी मुगलों के समय 4-5 नामों से किसानों को जाना जाता था। रैयत, रियाया, मुजारियान, असामी, ये सब उस समय के किसानों के नाम हुआ करते थे। अगर आगे बात करें, 17वीं सदी के प्रारंभ में किसान दो किस्म के थे। 17वीं शताब्दी तक किसान दो तरह के माने जाते थे। पहला किसान जो होता था उसे खुद कास्त कहा जाता था। पहले किसान को क्या कहते थे? खुद कास्त। खुद कास्त मतलब खुद यानी स्वयं। ऐसा किसान जो अपनी खुद की जमीन पर खेती करता था उसे खुद कास्त कहा जाता था। वहीं पर दूसरा किसान होता था उसे पाही कास्त कहा जाता था, यानी ऐसा किसान जो दूसरों की ज़मीन ले ले, यानी जो दूसरों की ज़मीन पर ठेके पर या मजदूरी करता था, वैसे किसान को पाही कास्त कहा जाता था। याद रखें कि दो तरह के उस समय किसान होते थे। एक का नाम था खुद कास्त जो खुद की ज़मीन पर काम करता था, दूसरा किसान था पाही कास्त जो दूसरे किसानों की ज़मीन पर काम किया करता था। अगर आप 17वीं शताब्दी के आगे चले तो 17वीं शताब्दी के दौरान औसत जो किसान हुआ करते थे उस समय, उनके पास 2 जोड़ी बैल, हल से ज़्यादा कुछ होता नहीं था, यानी किसानों की स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी उस समय किसानों में। तो उनके पास 2 जोड़ी बैल और हल के सिवा कुछ होता नहीं था, इतनी ज़्यादा उनके पास गरीबी थी। और मुख्य रूप से ज़्यादातर किसानों के पास ज़मीन भी नहीं हुआ करती थी। अगर उस समय के समकालीन गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ की ज़मीन थी, 6 एकड़ की ज़मीन थी, तथा बंगाल के जिन किसानों के पास 10 एकड़ की ज़मीन थी, वे समृद्ध समझे जाते थे। यानी बेटा जिन किसानों के पास 6 एकड़ ज़मीन गुजरात में या 10 एकड़ ज़मीन पश्चिम बंगाल में होती थी, उन्हें माना जाता था हाँ वो लोग पैसे वाले हैं या समृद्ध हैं। ऐसे में इन ज़मीनों पर केवल इतना ही उत्पादन हो पाता था कि केवल राजस्व चुकाया जा सके अथवा अपने परिवार का पालन पोषण किया जा सके। अतः इसे हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं, यानी इतनी 6 एकड़ या 10 एकड़ ज़मीन में भी केवल इतना ही अनाज होता था कि इंसान अपना परिवार चला सकता था, और जो राजा को टैक्स देना पड़ता था, कर राजस्व चुकाना पड़ता था, बस उतना ही कर पाता था। इससे ज़्यादा भी उस समय का किसान कुछ कर नहीं पाता था। कारण क्या था किसानों की गरीबी की? तो अगर इसको समझे तो याद रखें उस समय टैक्स की दर बहुत ज़्यादा थी, हाई रेवेन्यू वसूला जाता था किसानों से, जिसके कारण क्या होता था किसान की आय ही खत्म हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर तो हिस्सा राजा को ही चला जाता था किसानों का। दूसरा था कृषि मानसून पर आधारित थी। मानसून आज भी भारत की कृषि ज़्यादातर मानसून पर आधारित है। बारिश होती है तो खेती होती है, बारिश नहीं होती है तो खेती नहीं होती। तो ये भी गरीबी का उस समय किसानों की मुख्य कारण था, जिसके कारण क्या उत्पादन की दर कम हो जाती थी और किसानों की मिल्कियत छोटी होती थी। मतलब किसानों के पास जो ज़मीन थी वो बहुत कम हुआ करती थी। ये भी उनकी गरीबी का मुख्य कारण था। और दूसरा, जमींदारों के द्वारा कृषि विस्तार हेतु प्रयास नहीं किए गए। जमींदारों ने भी कृषि को बड़ा करने की कोशिश नहीं की, जितना था उतने पे काम करते रहे। अब जमींदारों के बारे में हम जान लेते हैं। जमींदार ग्रामीण समुदाय का बड़ा वर्ग था। आपको पता है जमींदार जो होते हैं वो सबसे अमीर हुआ करते थे किसानों में, जिनकी आय का मुख्य स्रोत मालिकाना हक की भूमि से होती थी। यानी जो गरीब किसान था वो जमींदार की ज़मीन पर खेती करता था और उसी से वो कमाता था, और इसी के कारण वो अमीर रहता था। इसको कहते थे मिल्कियत, क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी उस समय, उसे उतना ज़्यादा समृद्ध या अमीर माना जाता था। अगर अब नेक्स्ट अब और कुछ बातें जमींदारों और किसानों के बीच क्या संबंध थे, अब हम इस पे बात करेंगे। तो देखते हैं कि उस समय जमींदारों और किसानों के बीच क्या रिलेशन हुआ करते थे। तो देखते हैं ये, आप गेस करिए, एक जमींदार जो हमेशा किसानों को लूटता रहता है, एक तरफ जमींदार है एक तरफ किसान है, और वो हमेशा किसानों को लूटता है। जमींदार और एक तरफ किसान है जो हमेशा किसानों को लूटता रहता है, उनके बीच कैसे संबंध होंगे, इसी को हमें समझना है। तो याद रखें जमींदार हमेशा ही किसानों का शोषण किया करते थे। जमींदार शोषण करने वाले सामाजिक वर्ग के प्रमुख विख्यात थे, फिर भी किसानों से उनके सौहार्दपूर्ण संबंध होते थे, जिसकी पुष्टि इन तथ्यों से होती है। शोषण हमेशा परेशान करते थे जमींदार किसानों को, फिर भी किताबों में ये लिखा गया है कि उनका रिलेशन जमींदारों से बहुत अच्छा रहता था। उसके कुछ सबूत भी दिए जाते हैं, फिर मैं बताऊंगा बेटा ऐसा क्यों कि सताने के बाद भी जमींदारों को किताबों में क्यों अच्छा लिखा गया।
तो पहला कहाँ से पता लगता है कि उस समय जमींदार और किसानों में अच्छे रिश्ते थे? तो पहला है समकालीन भक्ति संतों में जातिगत और अन्य दूसरी किस्म के अत्याचारों की निंदा की है। उस समय जो लेखक थे, संत थे, उन्होंने जातियों के लेकर बहुत निंदा की थी, परंतु जमींदारों को किसानों के शोषक के रूप में, अत्याचार के रूप में निंदा करते नहीं दिखाया। यानी उस समय जो संत थे उन्होंने जातियों का तो विरोध किया था, लेकिन जमींदारों का कभी नहीं कहा कि वो जमींदार किसानों का शोषण करते हैं। ये पहला सबूत मिलता है। अगर दूसरा देखें तो 17वीं शताब्दी में अनेक किसानों के विद्रोह हुए, जिनमें राज्य के विरुद्ध जमींदारों को समानता किसानों का समर्थन मिलता था। कई बार विद्रोह होता था तो किसान भी जमींदारों की तरफ से लड़ने जाता था। तो इससे ये जाहिर होता है कि उस समय किसानों और जमींदारों के बीच अच्छे संबंध हुआ करते हैं। मैं इस बात को बेटा एक तरीके से समझाना चाहूँगा कि किसानों के अत्याचार होने के बावजूद क्यों नहीं लिखा गया कि किसानों पर जमींदार अत्याचार करते हैं। बेटा अंग्रेजी में एक कहावत है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिस्ट्री रिटन बाय विनर्स, हिस्ट्री रिटन बाय विनर्स, हिस्ट्री रिटन बाय विनर्स, रिटन बाय विनर्स, यानी जीतने वालों का ही इतिहास लिखा जाता है। इतिहास हमेशा उनका लिखा गया जो जीते, हारने वालों का कभी इतिहास लिखा ही नहीं गया, क्योंकि जमींदार पावरफुल थे, पढ़े लिखे थे, इनके हाथ में सत्ता थी, तो इन्होंने किताबों में कभी ऐसा होने ही नहीं दिया कि जिससे ये साबित हो पाए कि जमींदारों ने उस समय के किसानों का शोषण भी किया था। इसलिए इसके बारे में नहीं लिखा गया कि किसानों और जमींदारों के बीच में क्या संबंध थे। तो कई बातें पता लगती हैं कि उस समय किसानों और जमींदारों के बीच में क्या संबंध है। ये पहला वीडियो है, आगे मैं और सुधार कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको और क्या जानना है। तो उस समय के बारे में और कुछ हम जानते हैं। अब हम यहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे जो बचा हुआ उसको ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है आपके पास, हम इसको देखेंगे। ग्रामीण समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। उस समय जो ग्रामीण समुदाय था वो कैसा था? गरीब था, अमीर था, या मिडिल क्लास फैमिली थी, कैसा था? इसके बारे में हम जानेंगे। याद रखें जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान का समय है, इसमें तीन तरह के लोग थे। उस समय कितने तरह के लोग हुआ करते थे? 3 तरह के लोग हुआ करते थे। कौन कौन से समझते हैं। पहला वे लोग उच्च वर्ग, पहला था उच्च वर्ग, यानी ये अमीर लोग होते तो कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, या जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो वो हो सकता है, या कोई राजा महाराजा के परिवार का हो ऐसे, या मंत्री हो, ऐसे लोग उच्च वर्ग में आते थे। दूसरा था मिडिल क्लास वर्ग, मध्यम वर्ग, जो गांव में किसान हो, जिसकी अपनी किसान हो, 10 एकड़ से ज़्यादा की किसान हो, यानी उसके पास ज़मीन जो हो 10 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन हो, और जीवन विलासितापूर्ण तो नहीं था लेकिन परंतु वो अच्छे से जी लेते थे। ऐसे किसानों को मिडिल क्लास फैमिली कहा जाता था या मिडिल वर्ग कहा जाता था। तीसरे होते थे बेटा निम्न वर्ग। आज भी भारत के अंदर 3 ही क्लास हैं। निम्न वर्ग ऐसे लोग जिनकी आर्थिक यानी बहुत गरीबी थी, दयनीय थी, खेतीहर किसान थे, हमेशा जो है वो कर्ज में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को उनका कर्जा चुकाना पड़ता था। इस प्रकार शोषण की प्रक्रिया चलती रहती थी। निचली जातियां, जो नीच छोटी जातियां थी, वालों से काम लिया जाता था, इन्हें गांव के बाहर रखा जाता था। गांव में एक बहुत बड़ा भाग ऐसा ही था, कुछ लोगों के पास अपनी भूमि होती थी तो कुछ लोग दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे, परंतु इनमें आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा थी, यानी गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो 3 तरह की फैमिली थी। पहला था उच्च वर्ग, दूसरा था मध्य वर्ग, और तीसरा है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में बहुत छोटी जातियाँ आती थी, गरीब थे, इनको गाँव के बाहर बसाया जाता था। और क्या था उस समय आते हैं। उस समय ग्रामीण समुदाय के अन्य वर्ग, गाँव में और कौन लोग रहा करते थे? तो याद रखें 17वीं शताब्दी में मारवाड़, जो कि मारवाड़ कहाँ पर, जो ये राजस्थान वाला एरिया है, मारवाड़ में लिखित एक पुस्तक, मारवाड़ में किताब लिखी गई थी जिसका नाम था, पुस्तक में राजपूत और जाट की किसान के रूप में चर्चा की गई है। यानी उस किताब में लिखा गया कि उस समय राजपूत और जाट कैसे रहा करते थे, परंतु जाटों की स्थिति राजपूतों से निचले स्तर की थी। यानी उस समय जाट जो है वो छोटी जाति के माने जाते थे राजपूतों से। इसी समय भूमि जुताई का कार्य करने वाले गौरव समुदाय, यानी एक जाति और थी जिसका नाम था गौरव, वृंदावन उत्तर प्रदेश वाले एरिया में पाया जाता, खुद को राजपूत घोषित करने का दावा करते थे। वहीं पर जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी
पूर्वी को मतलब उत्तर प्रदेश वाले एरिया को आप कह सकते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में जो पशुपालक थे, पशुपालक मतलब जो जानवर पालते हैं, और मछुआरे थे। पशुपालक को सदगोए तथा मछुआरे को कैवर्त को भी किसान के रूप में माना जाता था। पशुपालन और बागवानी में अच्छी आय के कारण अहीर, जिनको हम यादव भी कहते हैं आज, गुज्जर, माली आदि जातियों की प्रतिष्ठा काफ़ी वृद्धि हुई थी। ग्रामीण समुदाय को जीवन निर्वाह के लिए जंगली समुदाय पर निर्भर रहना पड़ता था। जंगली समुदाय मतलब जो गांव के लोग थे वो इन्हीं अहीर, गुज्जर, माली इनसे सामान लिया करते थे, मछुआरों से मछली लिया करते थे, पशुपालकों से पशु लिया करते थे, और ग्रामीण समुदाय इन्हीं जंगली जो समुदाय थे उनसे मदद में ज़िंदगी गुजारा करते थे। आगे देखें आप, जंगली समुदाय किसे कहते हैं, इनको समझते हैं। तो जो लोग शिकार किया करते थे, जंगल में शिकार करने जाते थे, या झूम खेती करते थे, झूम ड्रिफ्टिंग एग्रीकल्चर पर निर्भर। झूम खेती को बेटा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इतना समझिए, पहाड़ों पर जो खेती की जाती है वो एक तरह की झूम खेती है। तो जो झूम खेती करते थे, शिकार करते थे, ये सब जंगली समुदाय के अंदर आते थे। उस समय के भारत में यानी समकालीन भारत में 40% भारतीय भूमि झारखंड, पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, यहाँ सब जो लोग रहते थे उनको जंगली कबीले भी कहा जाता था। तो अगर देखा जाए कि जंगली कबीले के लोगों का जीवन कैसा था, जंगली कबीले के लोगों का जीवन कैसा था, तो याद रखें वो जो जंगल में जो भी होता था, फल फ्रूट अनाज, शिकार करते थे और झूम खेती किया करते थे, इन्हीं पर उनकी ज़िंदगी चलती थी। ये अपने काम मौसम के अनुसार करते थे। जैसे कि भील समुदाय बसंत के मौसम में जंगल में जो भी चीज़ होती थी उसको इकट्ठा करके बेचते हैं। बसंत के मौसम में आपको पता फल फ्रूट आने चालू होते हैं, उनको बेच कर ये काम चलाया करते थे। और गर्मियों में ये लोग क्या करते थे, मछली पकड़ा करते थे। मानसून के समय कृषि किया करते थे। तो ये हालत थी उस समय का जो जंगली समुदाय था, जो जंगलों में रहा करता था। शरद यानी शरद का मतलब जो शीतकाल, शरद यानी जाड़े के मौसम में शिकार करके जीवन यापन किया करते थे। जंगलवासी लोग निरंतर एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और घूम घूर कर अन्य कबीलों से अपना संपर्क बनाए रखते थे। जंगलवासी लोग वाणिज्यिक मतलब बेटा जो नकदी फसल होती है, जैसे आलू बेच के तुरंत पैसा मिल जाता है, अदरक, नींबू, मिर्ची, ऐसी खेती भी किया करते थे। आज के लिए हम इतना छोटा सा लेक्चर रखते हैं, और क्या सुधार करेंगे, क्या क्या और जानना चाहते हैं उसको लिखें। फिर अगली बार जो मैं बनाऊंगा वो काफ़ी बड़ा लेक्चर बनाऊंगा। ये पहला लेक्चर है, इसलिए आप बोर ना हो जाओ, इसीलिए मैं छोटा रख रहा हूँ। तो ये चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी चैनल पे सब कुछ आपके पास भेजा जाएगा। थैंक यू।